स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। बहुत दिनों से आपकी एक फरमाइश आ रही थी कि भारत की या वर्ल्ड की किसी बड़ी डकैती के बारे में एक कहानी बताइए, कोई कहानी हो ऐसी तो वो बताई जाए। आज आपके लिए ऐसा ही कुछ लेकर आए हैं। आज ये कहानी आपको सुनाने वाले हैं देश की, भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती के बारे में। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि इस ट्रेन डकैती को आज़ाद मुल्क की, हमारे आज़ाद भारत की के इतिहास में दर्ज किया गया सबसे बड़ी ट्रेन डकैती के नाम से। ये वो केस है जिसे करीबन सॉल्व करने में 730 दिन निकले। 730 दिन लगे पुलिस को इसे सॉल्व करने में, करीबन 2 साल का समय। 7 स्पेशल टीम्स बनाई गई इस केस को सॉल्व करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। साथ में CID, जो क्राइम ब्रांच CID थी, उन्हें अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की यहाँ पे मदद लेनी पड़ी इस केस को सॉल्व करने के लिए। 1000 लोगों से इस केस के लिए पूछताछ की गई। और आपको बता दें कि कैसे जो पैसा चुराया था इन चोरों ने, इन डकैतों ने, वो उस पैसे का कुछ यूज़ ही नहीं कर पाए। मतलब क्या हुआ कि उन्हें वो पैसा जलाना पड़ा, उसे बहाना पड़ा। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो आज आपको समझ में आने वाली हैं, पता चलने वाली हैं। और आज इस एपिसोड को आप दिलचस्प, आपके लिए एपिसोड ये रहेगा। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती, जो कि हाल ही में करीबन, कुछ ज़्यादा इसको लंबा समय नहीं हुआ है, 2016 की ही ये बात है, तो आखिर ये कैसे ये डकैती जो थी वो की गई थी। तो दोस्तों, शुरुआत होती है भारत के दिल मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में, गुना ज़िले के पास में खेजरा गांव है। वहाँ पे एक क्रिमिनल रहा करता था, नाम था इसका मोहर सिंह। अब ये मोहर सिंह जो था, ये अपना एक पारदी गैंग चलाता था। ठीक है, पारदी गैंग याद रखिएगा। ये जो पूरा गैंग था, जिसका लीडर था मोहर सिंह, और इसमें कई सारे इसके जो लोग थे, जो ये गैंग मेंबर्स थे, वो इसके या तो रिलेटिव्स थे या फिर उसके आसपास के ही गांव के रहने वाले थे, उसकी जात बिरादरी के लोग थे। इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम था, चार इसके ऐसे 3-4 जो मेन लोग होते थे, उसका नाम था, एक का कालिया, एक का रूसी और एक बिल्टिया। तो ये सारे लोग थे। इनके साथ में क्या करता था मोहर सिंह के, अलग अलग जगह पर स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी या बाकी अलग जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे जाके ये लोग ट्रैवल करते थे साथ में, वहाँ पे जाके काम करते थे। एक तरह सुपारी लेना किसी की, उसके बाद आपका अलग अलग लोगों के पास जाके उन्हें डराना धमकाना, पैसे की वसूली करना, और कई अलग अलग स्टेट्स में क्राइम करना, जिनमें राजस्थान में, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये सारी जगह इन्होंने क्राइम अलग अलग जगह कर रखे थे। अच्छा, अब ये 2006 की बात बताई जाती है, जो केस था एक, कि जम्मू कश्मीर इन लोगों का पहुँचना होता है। जम्मू कश्मीर जाते हैं और जम्मू कश्मीर में अरेस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन क्या केस था जहाँ पे जम्मू कश्मीर में अरेस्ट हुए थे 2006 में? बताया जाता है कि एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल किया गया था इसी पूरे पारदी गैंग के द्वारा। इस पारदी गैंग ने 5 लोगों का, एक ब्रूटल मर्डर केस था वो, जिसमें 5 लोगों का एक ही परिवार के मर्डर किया गया, उनका कत्ल किया गया था। और उसमें इन्हीं सबको, ये जो पारदी गैंग के लोग थे वो उसमें शामिल थे। कुछ को उसमें सज़ा हुई, कुछ उसमें बरी हो गए। लेकिन इसके बाद ही कुछ समय निकल जाता है और फिर ये जो सारे जब बाहर निकलते हैं जेल से, इसके बाद ये वापस से मध्य प्रदेश में, क्योंकि पहुंच चुके थे, वहाँ पे अलग अलग मर्डर्स में इन्वॉल्व हो चुके थे और ज़्यादा इन पे केस जो थे वो चल रहे थे। इसी के तहत पुलिस जो थी इनकी तहकीकात में लग जाती है। इनको अब पकड़ने के लिए पुलिस करीबन, ये 2016 का समय बताया जाता है, 10 साल ये जो निकले बीच में, 2006 से 2016 में पुलिस जो थी इनकी छानबीन में इनको पकड़ने के लिए यहाँ पे जुट जाती है। अब जब ये मोहर सिंह पारदी था, जो इसका हेड था, उसने जब देखा कि पुलिस भी पीछे लगी हुई है, तो वो अपने साथ जो उसके गैंग मेंबर्स थे उनके साथ में तमिलनाडु पहुंच जाता है। ये मध्य प्रदेश से करीबन 1800 किलोमीटर दूर भाग के, एक तरह से अंडरग्राउंड होने के लिए तमिलनाडु यहाँ पे पहुंच चुका था। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु आने के पीछे ना, मोहर सिंह पारदी का, उसके पूरे गैंग का एक अलग प्लान था। ये एक प्लान को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आने वाले थे। तमिलनाडु आते हैं एक बड़ी प्लानिंग के साथ। एक बड़ी ऐसी प्लानिंग थी इन लोगों की, जिसके तहत यहाँ पे इनका आना होता है। आते ही इन्होंने क्या किया कि इस पूरे गैंग के मेंबर्स ने, अलग अलग लोग, रेलवे स्टेशन के पास में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। रेलवे लाइन के पास में, जहाँ से रेलवे ट्रैक्स गुजर रहे हैं, ओवर ब्रिज जो कि रेलवे लाइन के पास है, उसके नीचे, उसके आसपास, ऐसे अलग अलग अपने ठिकाने बना लिए, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। इस दौरान मोहर सिंह को अपने ही एक गैंग मेंबर से पता चलता है कि RBI जो है वो सालेम चेन्नई इग्नोर एक्सप्रेस से अपना पैसा भेजती है। RBI अपना पैसा जो है वो सालेम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस से भेजती है यहाँ पे। और ये जो ट्रेन है ये इसी रूट से निकलती है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे इसको पता चल गई थी। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई थी, इस पे बाद में बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि इसको आखिर ये भी कैसे पता चला कि RBI अपना पैसा इस रूट से भेजने वाली है या भेजती है, किस डेट में भेजने वाली है। ठीक है,
काफ़ी सारे सवाल अभी खड़े होंगे आपके सामने। तो लेकिन क्या था कि ये एक हिंट, इसको यहाँ से एक खबर ये मिल चुकी थी। अब ये जुलाई और अगस्त के महीने की करीबन बात है 2016 में। गैंग के जो 8 लोग थे ना, ये जो 7-8 जो लोग थे, इन्होंने करीबन 1 हफ्ते तक लगातार उसी रूट पे, ये जो पूरा रूट हुआ करता था ट्रेन का, जिसमें चिन्ना सालेम से विरुधाचलम तक ये जो ट्रेन रेलवे स्टेशन थे, इसके बीच में लगातार इन्होंने ट्रेवल किया उसी ट्रेन से, सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस से। यहाँ पे उससे ट्रैवल करते हैं, पूरी रेकी करते हैं 8 दिनों तक। हर अगले दिन इन्होंने, वो पैसेंजर ट्रेन है तो उसमें हर अगले दिन सफ़र करके देखा कि कहाँ से रूट से निकलती है, कितना देर किस स्टेशन पर रुकती है और किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच कितना समय ये ट्रेन लेती है। इस दौरान इनको पता चल जाता है कि भाई ये जो सेलम एग्मोर एक्सप्रेस है, चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस, ये ट्रेन 45 मिनट का समय लेती है करीबन चिन्ना सालम से विरुधाचलम तक जाने के लिए। इस दौरान में ये जो स्ट्रेच है पूरा ट्रेन का, ये 45 मिनट का इसमें समय मिल जाता है। और साथ ही साथ इनको ये एक और एडवांटेज यहाँ पे पता चला, ये एक और जो इनके लिए अच्छी बात थी वो ये थी इनके साथ में कि इस दौरान में रात भी हो जाती है, डार्कनेस होती है, जो अंधेरा होता है वो होता है। तो ये एक एडवांटेज होगा इन्हें अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे रात भी हो जाती है इस दौरान जब ये ट्रेन चलती है। ये सब कुछ पता चलता है। इसके साथ में एक और चीज़ पता चलती है, ये बहुत मेन चीज़ थी जो इनको पता चली। ये चीज़ इन्हें पता चलती है कि चिन्ना सालेम तक ये जो ट्रेन है ये इलेक्ट्रिक इंजन पर चलती है, ठीक है। यहाँ से ये जो ट्रेन है वो विरुधाचलम तक डीजल इंजन पे चलती है, क्योंकि उस दौरान में जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक इंजन है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो उसके बाद चिन्ना सालेम के बाद विरुधाचलम तक डीजल इंजन पर चलती है। और साथ में ये जो स्ट्रेच है ये 45 मिनट का वही स्ट्रेच है जिसमें रात हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक इंजन का जो एक खतरा होता है जब आप ट्रेन के ऊपर कभी चढ़ते हैं, या इलेक्ट्रिक लाइन का जो वहाँ पे हाई टेंशन जो वायर्स होते हैं 25,000 वोल्ट का, उसमें जिनमें करंट दौड़ रहा होता है, तो उनसे जो डिफ़िकल्टी इनको होती है अपना काम करने में, जो एक रिस्क फैक्टर था वो भी यहाँ पे कम था। तो इन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि चिन्ना सालेम से लेकर विरुधाचलम तक इस 45 मिनट के स्ट्रेच में, जब ट्रेन डीजल इंजन पर चलती है, उस दौरान ये अपना यहाँ पे काम करेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी पता कर लिया था कुछ ही समय में, ये जुलाई अगस्त में इन्होंने जो रेकी की, इन्हें एक फाइनल डेट पता चल जाती है यहाँ पे कि 8 अगस्त 2016 का वो दिन होगा जो आरबीआई के पास जो अलग अलग बैंक्स हैं, 3 ऐसे अलग बैंक्स हैं जो अपना 342 करोड़ रुपए जो है वो उसका अपना आरबीआई तक पहुंचाने वाले हैं, और वो इसी ट्रेन से जाने वाला है। ये कहा जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसी इनसाइडर से पहुंची थी इनके पास में। इनसाइडर कहाँ से था? या तो रेलवेज़ का ही इनसाइडर था, या फिर किसी बैंक का, इन तीनों बैंक में से किसी एक बैंक का इनसाइडर था, या फिर रेलवे का इनसाइडर था। और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही एक तरह से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इसको रखा जाना चाहिए था, क्योंकि 342 करोड़ रुपए की फेस वैल्यू के जो नोट्स थे, एक तरह से जो ऐसे नोट थे जो कि कट फिट जाते हैं और आरबीआई के पास बैंक अपना भेजते हैं उनको बदलवाने के लिए, तो ऐसे नोट थे, और वो पूरे इसी ट्रेन में जाने वाले थे चेन्नई तक। तो ये चीज़ यहाँ से इन्हें पता चल चुकी थी। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए। देखिए, कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही अच्छा कोर्स जो है स्टडी IQ आपके लेकर आया है। वहाँ पे आपको ना सिर्फ कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, स्टोरी टेलिंग सिखाई जाती है, बल्कि रिसर्च कैसे करना है जो कोई नहीं सिखाता, रिसर्च कैसे करना है ये भी यहाँ पे सिखाया जाता है। और ये जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे यहाँ पे अवेलेबल है। 2000 रुपये के करीबन इस रेट पे ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको ले सकते हैं। वीडियो के डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे VJ लाइव अगर आप कोड लगाते हैं तो जो बड़ा से बड़ा डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। 2000 रुपये के रेट पर ही आपको तभी मिलेगा जो आप उस पर VJ लाइव कोड लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, UPSC CSE के अगर आपके परिजन, आपके दोस्त, भाई बहन कोई भी अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, ऐसे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ हैं बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ भारत की, जो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यहाँ पे। उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन आप स्टडी IQ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन उस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो एक कोड है वो आपका कोड है वो जो याद रखना है, VJ लाइव। ये कोड लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है किसी भी कोर्स पे, या किसी भी आप कहेंगे बैच पे स्टडी IQ के। आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं अपना मैक्सिमम डिस्काउंट, और अपनी तैयारी को जो है वो मजबूत बना सकते हैं। तो अपनी तैयारी मजबूत बनाइए, एक बड़ा डिस्काउंट पाइए। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। देखिए, अब 8 अगस्त 2016 का दिन आ जाता है। पारदी गैंग ये जो था मोहर सिंह का, इसे पूरी खबर थी, इनसाइडर से इन्फॉर्मेशन मिली, या जिस तरह भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन अपनी जुटाई थी, 1 वीक तक पूरा रैकी की उस ट्रेन की, उस पूरे रूट की। अब इनके पास में इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, और अब ये दिन भी आ चुका था 8 अगस्त 2016 का। तो होता क्या है इस दिन, 8 अगस्त 2016 को सोमवार का दिन था। रात के करीब 9 बजे ये जो ट्रेन थी वो तमिलनाडु के सालेम से चेन्नई जाने के लिए निकलती है, ठीक है। ये ट्रेन थी सालेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस, जिसका नंबर था 11064।
19 कोच की करीबन ये ट्रेन थी, जिसके 2 कोच ऐसे थे जिन्हें आरबीआई ने अपने लिए बुक करके रखा था। 2 बॉगी बेसिकली ऐसी थी, ठीक है। और इसके साथ ही करीबन 18 सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस ट्रेन में पास के ही डिब्बे में मौजूद थे। ये जो 2 डिब्बे थे जिनमें आरबीआई को ने जिनमें बुक करके रखा थे 2 कंपार्टमेंट्स को, जिनमें 342 करोड़ रुपया था, उसके पास के ही डिब्बे में बॉगी में जो 18 गार्ड्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी मौजूद थे। तो पूरा पुलिस का इंतजाम था, सिक्योरिटी का इंतजाम था, ऐसा नहीं है कि बिना सिक्योरिटी के यहाँ पे भेजा जा रहा था। अच्छा, अब क्या होता है कि ये ट्रेन जो थी ये चलना शुरू करती है। ये बेसिकली इस ट्रेन के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, सारी बॉगियाँ जो थी उसमें सारे कंपार्टमेंट्स में पैसेंजर भरे थे क्योंकि पैसेंजर ट्रेन थी, और उसके अलावा लेकिन 2 बॉगी ऐसी थी जिसमें आरबीआई ने जिसको बुक करके रखा था। इन नोट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सॉइल करेंसी नोट्स जो होते हैं, ये वो करेंसी नोट्स थे जो कि जिनकी वैल्यू, जो फेस वैल्यू जिनकी थी वो 342 करोड़ रुपए थी। ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इन्हें इस ट्रेन से, और एक पार्सल वैन थी जिसका नंबर था VPH 08831, ठीक है। ये जो पार्सल वैन थी इसे अटैच किया गया था सालेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस से, और इसके बाद इन नोट्स को चेन्नई भेजा जा रहा था आरबीआई के पास। और ये सारे नोट जो थे वो 2005 के पहले के थे, कटे पिटे हुए नोट्स थे, ठीक है, जिसमें 3 बैंक के नोट हुआ करते थे। एक तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक इंडियन बैंक। इन 3 बैंक के ये नोट थे जिन्हें 226 बॉक्सेस में रखा गया था। अब भाई इतनी बड़ी रकम है 342 करोड़ रुपए की, तो इन्हें 226 बॉक्सेस में, वुडन बॉक्सेस थे, लकड़ी के डिब्बे थे, उनके अंदर इन 2 कंपार्टमेंट्स में रख दिया गया था। और जिनकी पोजीशन थी कंपार्टमेंट की वो इंजन के अगली जो बॉगी थी उसकी पोजीशन थी इनकी, ठीक है। लेकिन इस बीच में एक प्रॉब्लम भी थी। बेसिकली ये प्रॉब्लम इस तरह की थी कि अगर मान लीजिए कि किसी कोई सिक्योरिटी लैप्स होता, कोई यहाँ पे अगर डकैती या चोरी होती, तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे पता करना कि आखिर ये जो नोट है ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि क्या था कि इनका जो सीरियल नंबर था ना इन करेंसी नोट्स का, वो रिकॉर्ड में नहीं था, वो रिकॉर्डेड नहीं किया गया था। बेसिकली उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो अगर डकैती हो जाती तो पुलिस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको सीज़ करना, इसको लिंक इसके बना पाना कि आखिर ये कहाँ पे जो नोट यूज़ हुआ है वो उस डकैती का है। तो वो उसको लिंक भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सीरियल नंबर जो था वो रिकॉर्डेड ही नहीं था। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन भी उस गैंग को, पारदी गैंग को पता हो, लेकिन अब बेसिकली पारदी गैंग जो था वो अपना प्लान तो पहले ही बना चुका था, उसको अंजाम भी देने वाला था। इसकी भनक जो थी वो किसी को थी नहीं। और रात के करीबन 9:05 की बात बताई जाती है, 8 अगस्त 2016 का दिन था। ये ट्रेन अपने तय समय के साथ में स्टेशन को, सालेम स्टेशन को छोड़ देती है। ट्रेन आगे बढ़ती है। अगले दिन से सुबह करीबन 3:55 पे पहुंचना था इग्मोर, ठीक है। और इसके साथ ही इस सफ़र में जब ये ट्रेन विरुधाचलम पहुंचने वाली थी, जब ये चिन्ना सालेम से विरुधाचलम के बीच का जो 45 मिनट का स्ट्रेच जो हमने आपको बताया, 45 मिनट का समय लगता है, 140 किलोमीटर का वो पूरी दूरी है, उस सफ़र को जब ये पूरा करती तब यहाँ पे इसमें देश की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी, सबसे बड़ी डकैती होने वाली थी, लेकिन इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। तो अब ट्रेन क्योंकि चल चुकी थी 9:05 पर, टाइम बताया जाता है कि 10:40 की करीबन ये बात है जब मोहर सिंह और उसके गैंग के 4 लोग उसके साथ में, ठीक है, टोटल ये 7 लोगों का गैंग था यहाँ पे, 7 से 8 लोगों का, लेकिन मोहर सिंह और उसके गैंग के जो 4 लोग थे उसके साथी थे, वो चिन्ना सालेम जब ये ट्रेन पहुँचती है और डीजल इंजन जब इसमें लगाया जा रहा था, एक तरह से डीजल लोकोमोटिव को अटैच किया जा रहा था, उसके लिए रुकी हुई थी, उसके लिए रफ्तार इसकी कम हुई। उस समय पे ये उस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए और इसकी गति जो धीमी हुई थी ट्रेन की, इस दौरान ये मोहर सिंह और उसके गैंग के 4 लोग उस पार्सल वैन पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, उस पार्सल वैन पर जिसमें 226 बॉक्सेस में 342 करोड़ रुपया आरबीआई तक पहुंचाया जाना था, वहाँ पे चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। और इसके बाद इनके पास में कुछ बैटरी ऑपरेटेड कटर्स थे, कुछ मैनुअल कटर्स थे, कुछ बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस ऐसे कटर्स थे, जिससे इन्होंने उस पार्सल वैन के ऊपर एक बहुत बड़ा सा छेद काट दिया था, एक बड़ा सा होल काटा, उसकी करीबन 2 फुट का वो होल था। तो 2 फीट का ये जो होल था उसको काटा इन्होंने, वो भी चलती ट्रेन पे काटा। जब ट्रेन अब चिन्ना सालेम से निकल चुकी थी, डीजल इंजन पर चल रही थी, उस समय इस होल को यहाँ पे इन्होंने काटा और इसके साथ में 2 लोग इस गैंग के उस होल के ज़रिए उस पार्सल वैन के उस बॉगी के अंदर चले जाते हैं, उसमें पहुँच जाते हैं। सामने जाके देखते हैं कि कई सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, जो भी बॉक्स सामने पड़ा उसमें से उन्होंने उसको तोड़ना शुरू किया। करीबन बताया जाता है कि 4 बॉक्सेस को तोड़ा गया था, लेकिन 2 में से पैसे गायब थे, मतलब एक में से पूरा पैसा गायब था, एक में से आधा पैसा गायब था। तो क्या किया कि इन्होंने वो जो वुडन लकड़ी के बॉक्सेस थे उनको तोड़ना शुरू किया। इसके बाद में जिस बॉक्सेस को ये तोड़ रहे थे, आपको बता दिया जाए, ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बॉक्सेस थे, बॉक्स नंबर 20 और बॉक्स नंबर 16। बॉक्स नंबर 20 जो था उसमें 80,000 नोट थे 500 रुपये के, 500 रुपये के 80,000 नोट थे जो बॉक्स नंबर 20 में थे। और बॉक्स नंबर 16 में करीबन 35,000 नोट थे 500 रुपये के। ये सारे ही नोट इन लोगों ने क्या किया कि इनके पास में
ये अपने साथ में लुंगी लाए थे। लुंगी एक तरह से आपने देखा होगा गांव खेड़े में जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग जगह पे भी, साउथ में भी लुंगी पहना करते हैं। तो लुंगियों के अंदर करीबन 6 ऐसी लुंगियाँ थी जिसमें इन्होंने नोट रखना शुरू कर दिए। इन सारे नोटों को रखने के बाद में आप अगर अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने 20 नंबर बॉक्स में से जो 80,000 नोट चुराए 500 रुपये के, तो उसकी वैल्यू हो जाती है करीबन 4 करोड़ रुपए। और बॉक्स नंबर 16 में से जो इन्होंने 35,000 नोट चुराए 500 रुपये के, उसकी वैल्यू हो जाती है 1 करोड़ 75 लाख। तो ये करीबन मिला के ओवरऑल 5 करोड़ 80 लाख करीबन, या 5 करोड़ 78 लाख की ये चोरी पूरी यहाँ पे कर चुके थे। लेकिन क्या किया इन्होंने, अब जब ये अपने सारी पोटलियाँ बना ली थी इन्होंने पैसे की, अगले जो गैंग मेंबर्स थे इस समय पे मोहर सिंह ग्रुप के, ये जो गैंग था उसके, वो जब विरुद्धाचलम स्टेशन, ये जो ट्रेन थी वो पहुंचने वाली थी, उसके पहले एक वायलोर ओवर ब्रिज पड़ता है। तो वायलोर ओवर ब्रिज जो था ना, वहाँ पे वेट कर रहे थे जो बाकी गैंग के मेंबर्स थे। करीबन 2 से 3 मेंबर वहाँ पे भी मौजूद थे। वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। अब क्योंकि वो जो कर्व आता है तो वहाँ पे वायलोर ओवर ब्रिज पर ट्रेन थोड़ा सा स्लो होती है। उस बीच में इन लोगों ने उस बॉक्स में से निकले दोनों, ऊपर अपने साथियों को, जो बाकी 3 साथी ऊपर खड़े थे ट्रेन के, उनको ये पोटलियाँ पकड़ाई, 6 की 6 पोटलियाँ, जिसमें करीबन 5 करोड़ 78 लाख रुपया मौजूद था आरबीआई से जो चुराया था इन लोगों ने। और इसके बाद जो विरुद्धाचलम के पहले नज़दीक ही वायलोर ब्रिज के पास में जो लोग खड़े थे एक वैन में, उनको ये फेंकना चालू करते हैं सारे गैंगस्टर्स उन पोटलियों को। उसके बाद में ये लोग सारे के सारे उस वैन में भर के निकल जाते हैं। देखने लायक बात है कि जब तक इलेक्ट्रिक इंजन को बदला जाता विरुद्धाचलम पर, क्योंकि विरुद्धाचलम के बाद वापस से इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो था उसको लगाया जाना था, गाड़ी फिर से इलेक्ट्रिक पे चलती। अभी इस समय तक गाड़ी जो थी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती, अभी तक जो गाड़ी थी वो डीजल पर चल रही थी। तो यहाँ पे ये लोग इसके पहले ही अपने काम को अंजाम देकर निकल चुके थे। ना ही 18 गार्ड्स को पता चला, ना ही गाड़ी में मौजूद हज़ारों पैसेंजर्स को पता चला। और इस 45 मिनट के रास्ते में, करीबन उस 45 मिनट में ये जो गैंग था वो 5 करोड़ 78 लाख रुपए की चोरी यहाँ पे कर चुका था। तो अब दोस्तों क्या होता है कि विरुद्धाचलम पर जब ये ट्रेन पहुँचती है अपने निर्धारित समय के साथ ही, सुबह करीबन, ये जो सुबह का जो समय था 4 बजे 3:55 पर इसको पहुँचना था, ये अपने यहाँ पे पहुँचती है। लेकिन विरुद्धाचलम के बाद एक और चीज़ भी हुई थी। विरुद्धाचलम से निकलने के बाद जो ट्रेन की जो पोजीशन थी, उस इंजन की पोजीशन जब बदलती है तो कैश वाला डब्बा था वो पीछे पहुँच गया, वो आखिरी नंबर पर आ गया था एक तरह से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन हुआ क्या कि ट्रेन जो थी अगले दिन 4 बजे करीबन अपना सुबह चेन्नई जो पहुँचती है, एग्मोर पहुँचती है। इसके बाद इसको यार्ड में खड़ा कर दिया गया, यार्ड में ट्रेन भेज दी गई। अगला दिन, ये जो 9 तारीख आ चुकी थी, 9 अगस्त 2016, करीबन 11 बजे सुबह की बात बताई जाती है, जब एक तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी चेक करने के लिए आए जो डिब्बा जिसमें कैश रखा हुआ था उस बॉगी को, साथ में आरबीआई के अधिकारी भी आए अपना कैश लेने के लिए। उन्होंने ये देखा वहाँ पे घुसते ही उस दोनों कंपार्टमेंट के, जो एक कंपार्टमेंट था उसमें, कि 2 फुट का करीबन एक छेद है जो कि ऊपर, जिसमें से रोशनी पूरी नीचे आ रही है। और जो होल है, जो ट्रेन की छत थी, वो 2 फुट की एक छत थी जो कि नीचे फ्लोर पर गिरी हुई थी। साथ में कुछ नोट भी थे जो फ्लोर पर बिखरे हुए थे। 4 डिब्बे उसमें से खुले हुए थे, जिनमें से 2 ऐसे थे जिसमें एक पूरा डिब्बा खाली हो चुका था, जिसमें से आपको हमने बताया कि 80,000 नोट निकाले गए थे 500 रुपये के। और एक था जो आधा खाली था, जिसमें 35,000 नोट निकाले गए थे 500 रुपये के। तो ये दोनों के दोनों डिब्बे खाली थे। और ये सब देख के जो आरबीआई के अधिकारी थे वो सन्न रह गए। सिक्योरिटी गार्ड्स जो 18 जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ले जाना है, वो भी यहाँ पे सन्न रह चुके थे। उनने भी एक तरह से, उनका बड़ा नेग्लिजेंस ये रहा था जब ये पारदी गैंग ने इस चोरी को अंजाम दिया है। लेकिन ये सब देख के सबके होश उड़ चुके थे। अब जब ये न्यूज़ बाहर आई, किसी को भी क्लू नहीं था, सारे क्लूलेस थे एक तरह से, सारे ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड्स के आखिर ये पैसा इन्होंने एक, कहा जाता है कि वेल गार्डेड पार्सल वैन से चोरी कैसे कर लिया। लेकिन इसके साथ ही आरपीएफ जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की जीआरपी के पास। ठीक है, गवर्नमेंट रेलवे फोर्स के पास में रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उनसे मदद मांगी जाती है। जीआरपी ने एक केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ऑफिसर जो थे उनको हमेशा से स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि ये जो है ये किसी गैंग का काम अकेले नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई इनसाइडर ज़रूर मौजूद होगा। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि अगर लोडिंग पैटर्न के बारे में आपको नहीं पता, ये बात गैंग मेंबर तक बिना किसी इनसाइडर के नहीं पहुँच सकती। लोडिंग पैटर्न, ट्रेन रूट जो है, कब किस डेट पे किस समय पर निकलने वाला है, तो अगर ये इसके बारे में आपको नहीं पता, ये इस अकेले सिर्फ गैंग मेंबर्स का काम नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई तो इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये बात कभी साफ नहीं हो पाई। आपको बता दिया जाए, ये सिर्फ कयास इस तरह के लगाए जा रहे थे। तो यहाँ पे ये जो लूट है, इसको अंजाम किसी गैंग ने अकेले नहीं दिया, ये बात भी पहले सामने आई। ठीक, इसके बाद महीनों निकल जाते हैं। जो जीआरपी थी उनका भी
खास ज़्यादा कुछ इसमें उनको पता नहीं चल पाया। जो लुटेरे थे उनका भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। अब जांच जो थी इसके बाद क्राइम ब्रांच सीआईडी को दे दी जाती है। क्राइम ब्रांच सीआईडी को ये जांच दी जाती है। जो एडीएसपी थे उस समय सेंथिल कुमारन, उनके पास ये हेड कर रहे थे उसको, साथ में उनके डीएसपी कृष्णन थे, एसएसआई थे, सब इंस्पेक्टर थे, हेड कांस्टेबल थे। तो ये सभी लोग, जो 5 ऐसे लोगों की टीम थी, वो इसको पूरा प्रोब करने लगी, इसको इन्वेस्टिगेट करने लगी। साथ ही साथ में इस अकेले केस के लिए 7 अलग अलग और स्पेशल टीम्स भी बनाई गई, जिसमें तमिलनाडु पुलिस की टीम थी, जीआरपी की टीम थी, ठीक है, आरपीएफ की टीम थी। तो ये करीबन ऐसी 7 टीमें थीं जो कि भारत की सबसे बड़ी उस समय तक की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट अप करने लगे थे। तो इन्वेस्टिगेशन कई महीनों तक जारी रहती है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि सीरियल नंबर जो थे नोट के, जो करेंसी नोट्स के, वो रिकॉर्डेड नहीं थे। इसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेटर थे उनको रिलाई होना पड़ रहा था एक तरह से ऑन साइट एविडेंस जितने हैं उनके ऊपर, या फिर आई विटनेस जो है उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाया तो उनको 4 फिंगरप्रिंट्स मिले थे, 4 अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। इसी के साथ में कुछ ब्लड सैंपल्स भी मिले थे। हो सकता है कि जब ये लोग चढ़ते उतरते हों उस होल में से, उस जिसको काटा गया था, तो वहाँ पे इनके शायद उंगलियों में कुछ चोट लगी हो, तो उसके ब्लड सैंपल भी वहाँ पे मौजूद थे। क्राइम ब्रांच सीआईडी ने अलग अलग स्टेट्स को विजिट करना शुरू किया, ठीक है, और बताया जाता है करीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को इस दौरान उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें केटरिंग स्टाफ था पूरी ट्रेन का, रेलवे का स्टाफ था पूरा, पुलिस के कुछ पर्सनल ऐसे गार्ड्स थे जो कि उसमें मौजूद थे वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, उन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, उनसे रिलेटेड लोगों को, जो प्राइवेट पार्सल कंपनी है उनको इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कहीं से भी ना कोई सबूत नहीं मिल रहा था। इस बीच में इस पारदी गैंग के साथ क्या हुआ, अब ये देखिएगा। 5 करोड़ 78 लाख रुपया करीबन इसने यहाँ से लूटा था पारदी गैंग ने। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि अगस्त में इन्होंने लूटा है, 8 अगस्त को, 3 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। नोटबंदी जैसे ही ऐलान होती है, इसके बाद में 500 और 1000 के जो नोट थे वो बंद कर दिए जाते हैं। पारदी गैंग के पास जितने नोट थे वो सारे के सारे 500 रुपये के थे। और इसी के साथ यहाँ पे क्या किया जाता है, पारदी गैंग ने, ये जो इनका सभी सारे जब ये पकड़े गए थे, इसका इन सभी का एक स्टेटमेंट आया था। इन्होंने कहा कि हमने करीबन फेस वैल्यू जो इन्होंने बताई कि 2 करोड़ रुपए ऐसे थे जो कि जला दिए और या फिर पैसा नदी में बहा दिया था, क्योंकि जब से नोटबंदी लगी थी उसके बाद से वो पैसा जो था वो हमारे किसी काम का बचा नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने या तो 2 करोड़ रुपए करीबन बहा दिए या जला दिए। तो आप देखिए कि एक ऐसा पैसा था जो कि इनका ना तो था और ना ही एक तरह से चोरी का पैसा था, तो वो इन चोरों के भी कोई काम यहाँ पे आया नहीं था। लेकिन इसके साथ ही ये लोग क्या था कि इस बीच में ये सब चीज़ें जब चल रही थी, 3 महीने बाद ही नोटबंदी लगी और इन लोगों ने पैसे को जला दिया, बहा दिया। इसके बाद ये लोग एमपी में, मध्य प्रदेश में ही अंडरग्राउंड हो जाते हैं। महीनों निकल गए, महीनों क्या, आप एक तरह से मानिए कि करीबन 2 साल लग गए थे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। क्राइम ब्रांच सीआईडी ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे, लेकिन इस बीच में याद आया कि अगर हमें पता चल जाए, जब कुछ भी आसार नहीं लग रहे थे कि कुछ पता चलने वाला है, क्या इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, कहाँ हैं ये लोग जिन्होंने इस डकैती को, इतनी बड़ी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया है। इस बीच में ये पता, एक तरह से आइडिया आया इन लोगों के ऑफिसर्स के दिमाग में कि अगर उस एरिया की, उस ट्रेन का, उस दिन का, उस समय का जितने भी एक्टिव कॉल रिकॉर्ड्स हैं, अगर हमें उसके बारे में पता चल सके तो उसके लिए हमें सैटेलाइट इमेजेस मंगवानी पड़ेंगी, ठीक है, कि आखिर ये किस जगह पे, किस समय पर और किस टाइम पर यहाँ पे इसको जो है डकैती को अंजाम दिया गया है। एग्जैक्ट एरिया हमें अगर पता चल जाएगा तो कॉल डिटेल्स को निकाला जाएगा, एक्टिव कॉल डिटेल्स, उससे हो सकता है कि हमें इन अपराधियों तक हम पहुँच सकें। इसके लिए क्राइम ब्रांच सीआईडी ने यूनियन होम मिनिस्ट्री से संपर्क किया। यूनियन होम मिनिस्ट्री से संपर्क करके परमिशन मांगी गई कि आप अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा के साथ संपर्क करवाइए, जिससे कि हमें उस दिन के तय रूट की, ट्रेन रूट की सैटेलाइट इमेजेस मिल सकें। और इसके बाद जब सैटेलाइट इमेजेस सामने आती हैं नासा की तरफ से, और तब जाके ये पता चल पाता है कि आखिर ये चोरी की किसने थी। सैटेलाइट इमेजेस के आने के बाद ही एग्जैक्ट वो लोकेशन, जो हमने वायलोर ब्रिज का जो आपको लोकेशन बताया था कि वहाँ पे जब ये विरुद्धाचलम स्टेशन है उसके पहले जो ब्रिज पड़ता है, तो वहाँ पे ये लोग कूदे हैं ट्रेन से और इन्होंने अपना जो पूरे जो पोटलियाँ थी पैसों की उसको बाहर अपने साथियों को दिया है। तो यहाँ से उस एरिया के करीबन हज़ारों कॉल डिटेल्स खंगाले गए। हज़ारों कॉल डिटेल्स में हज़ारों लोगों के कॉल देखने के, सुनने के बाद 11 सस्पेक्टेड कॉल्स मिलते हैं। और जितने 11 सस्पेक्टेड कॉल्स थे, आप ये देखिए कि उन सभी का जो एक प्राइम लोकेशन थी वो आ रही थी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सारी आईडीज़ आ रही थी यहाँ पे। और इसी के बाद में ये जो मध्य प्रदेश में दबिश थी वो तमिलनाडु पुलिस की सीबीसीआईडी की यहाँ पे चालू हो चुकी थी। तो अब दोस्तों, ये जो ऑफिसर थे सीबीसीआईडी, क्राइम ब्रांच सीआईडी के, ये पहुंच जाते हैं फाइनली मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी सही जगह पे पहुंचे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक जगह ये पहले इन्होंने जाके गुना डिस्ट्रिक्ट में और उज्जैन में
यहाँ जाके जो इंटर स्टेट गैंग काम करते हैं ना मध्य प्रदेश के अंदर, उनके बारे में जानना शुरू किया, ठीक है, पता करना शुरू किया। और गुना एक तरह से एकदम करेक्ट जगह पहुंचे थे, क्योंकि जो इस गैंग का जिसने इस चोरी को, डकैती को अंजाम दिया था, मोहर सिंह पारदी, ये भी यहीं के एक गाँव का था, गुना के रहने वाले, ठीक है। 730 दिन करीबन निकल जाते हैं। इसके बाद में फाइनली ये जो CBCID थी, इनको सफलता हासिल होती है। 730 दिन करीबन 2 साल का समय निकला। इसके बाद 12 अक्टूबर 2018 का दिन बताया जाता है, 2018 आ चुका था ये, जब CBCID ने दिनेश पारदी, जिसकी उम्र थी 38 साल, और रोहन पारदी, जिसकी उम्र थी 29 साल, इन दोनों को यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है रतलाम से, मध्य प्रदेश के रतलाम से दोनों को अरेस्ट किया। दोनों से इंटरोगेशन की गई, सख्त तरीके से जब इंटरोगेशन हुई, उसके बाद सामने आता है दोनों ने कबूला कि हाँ उस गैंग के पार्ट है, जिसका लीडर है मोहर सिंह पारदी, और इसी गैंग ने, इस पारदी गैंग ने तमिलनाडु के अंदर जो सबसे बड़ी ट्रेन चोरी है, ट्रेन डकैती है, इसको यहाँ पे अंजाम दिया था। साथ में उन्होंने ये भी कबूला कि कैसे हम अलग अलग स्टेट्स में जाके वहाँ पे हमने क्राइम किए हैं। उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उस पैसे को बहा दिया गया था, 2 करोड़ रुपए को करीबन यहाँ पे बहा दिया गया, और इसके बारे में सारे गैंग मेंबर ने एग्री किया जब ये लोग पकड़े गए। हुआ क्या कि ज़्यादा समय भी नहीं लगा, अक्टूबर के ही एंड में बताया जाता है कि अक्टूबर के एंड में ही क्राइम ब्रांच CID ने 5 और लोगों को इस गैंग के अरेस्ट किया। और फाइनली इस बार उन 5 लोगों में मोहर सिंह पारदी भी था। मोहर सिंह पारदी को उसके जो सबसे क्लोज साथी थे, जो हमेशा से ये लोग क्राइम करते आ रहे थे, जिसमें रूसी पारदी, ठीक है, और एक कालिया नाम का आदमी था जिसका नाम था कृष्णा, महेश पारदी, बिल्टिया, तो ये जितने उसके क्लोज लोग थे, इन सभी को फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है गुना और अशोकनगर से मध्य प्रदेश के अंदर, और फाइनली इनको सेंट्रल प्रिजन तमिलनाडु में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी कहानी जिसकी आपने फरमाइश की थी बहुत दिनों से कि किसी रॉबरी के बारे में, किसी बैंक डकैती के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई है। उसमें से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कैसे सिक्योरिटी लैप्स होते हैं, ठीक है, कैसे ये जो गैंग है वो चकमा देते हैं, और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, कैसे उन्हें पकड़ा जाता है, तो ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं और कई सारी जानने लायक चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 342 करोड़ रुपया उस ट्रेन में उन 2 बोगियों में जा रहा था। 18 से 19 यहाँ पे 20 गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये जो एक गैंग था जो कि अपने होम स्टेट से 1800 किलोमीटर दूर तमिलनाडु जाता है और वहाँ पे जाके इसको अंजाम देता है। क्यों अंजाम दे पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई इनसाइडर मौजूद था ज़रूर, या तो बैंक की तरफ से या रेलवेज़ की तरफ से, कुछ तो यहाँ पे मौजूद था जिसकी तहकीकात हुई होगी, लेकिन ऑफिशियली उसको स्टेटमेंट उस पर नहीं दिया गया, उसको एग्री नहीं किया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई इनसाइडर यहाँ पे ज़रूर मौजूद था जिसने इस गैंग को इन्फॉर्मेशन दी होगी? क्योंकि इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया कि किसी रेलवेज़ के या फिर किसी इन तीनों बैंक में से एक एम्प्लॉय ने या किसी कर्मचारी ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस गैंग तक पहुँचाई होगी। किस दिन, किस समय, किस ट्रेन से ये 342 करोड़ रुपया RBI तक पहुंचाया जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आई? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये था आज का आपका वीडियो, ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी राय बताइएगा। और साथ में ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार डिटेल्स ज़रूर चेक कीजिएगा और अपना कोड अप्लाई कीजिएगा VJ Live। चाहे आप UPSC CSE का कोई बैच स्टडी IQ को लेना चाहते हैं, VJ Live आपका कोड है सबसे बड़े डिस्काउंट के लिए। और स्टोरी टेलिंग का, रिसर्च का जो कोर्स है वो लेना चाहते हैं, तब भी VJ Live आपको लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।